नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे बेसिकली आपकी मीडियन नर्व, ये एक ऐसी नर्व है जो आपके जो पाम का जो रीजन होता है यहाँ पे करंट यानी कि सेंसेशन सप्लाई करती है। अब इस नर्व पे कंप्रेशन आने की वजह से हाथों में सूनापन आ जाना, टिंगलिंग नमनेस आना, इस तरीके के सिम्टम्स एक कार्पल टनल सिंड्रोम के मरीज को एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक के इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसे मैंने कहा, मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। मीडियन नर्व एक ऐसी नस है जो आपके आर्म से निकलते हुए यानी आपके कंधों से निकलते हुए हाथों तक के जाती है, और ये आपके हाथों की पाम, हमारा जो हाथों का जो पाम का जो रीजन होता है वहां पे हमारी उंगलियों को और हमारे अंगूठों को वहां पे ताकत या करंट यहाँ पे अपना जो इम्पल्सेस होती है उसको भेजती है। अभी ये नर्व के वजह से ही हम एक्शंस कर पाते हैं। जब मीडियन नर्व एक्टिवेट होके ब्रेन से सिग्नल भेज के हमारे फिंगर्स की मसल्स को कहती है कि आपको मुड़ना है, तभी जाके हम मुड़ पाते हैं। इसलिए आप इसको एक करंट भी कह सकते हो। लेकिन जो मीडियन नर्व होती है, ये जो करंट सप्लाई करती है वो पूरे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को ये सप्लाई नहीं करती है, तो इन्हीं फिंगर्स को सप्लाई करती है। अब कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि जब ये नस यहाँ से पास होते हुए जाती है, तब ये जो हमारा हाथ का जो रीजन है यहाँ पे एक गैप जैसा होता है, यहाँ पे एक गैप जैसा होता है, और उसके ऊपर एक टेंडन की शीथ होती है जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं इस एरिया को। अभी ये जो नस होती है, ये दबाव के कारण ये जो सिम्टम्स है ये आने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए इस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब इस नर्व पे दबाव आता है तब जो मरीज होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का, उसको हाथों और उंगलियों पे जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ हाथों में टिंगलिंग नमनेस यानी कि चींटियां आना, ऐसे भी सिम्टम्स आते हैं, ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं। कई बार इचिंग का सेंसेशन फील होता है, और धीरे धीरे हाथों में कमजोरी भी आना शुरू हो जाती है। मरीज होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का, उसको कोई भी चीजें इसको पकड़ने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और जैसे हमारी जो दिनचर्या के काम है, जैसे कार चलाना, लिखना, कोई चीज को उठाना, इन सारी चीजों में जहाँ पे हमारा जो उंगलियां है ये बेंड हो रही है और हमारा जो रिस्ट है ये ऊपर उठ रहा है, ऐसी चीजों को करने में पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के मरीज को जब भी वो रात में सोते हैं, तो जब वो हाथ अपना कान के नीचे या कंधों, सर के नीचे ऐसे रख के सोते हैं, इस दौरान पे बिल्कुल ही ये जो सिम्टम्स है ये बढ़ जाते हैं। हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाथ में बिल्कुल जान चली गई है और ये हाथ एकदम नम सुन्न सा पड़ गया है, और ये इस टनल यानी इस नस पे दबाव आने की वजह से ही होता है। और कई बार जब मरीज सुबह उठता है तब भी उनको ये सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, उनको ये चींटियां, नमनेस ये बनी रहती है उनके हाथों में। जब वो अपना हाथ इस तरीके से झटकते हैं तभी उनको इसमें आराम महसूस होता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि इसमें सिम्टम्स थोड़े से कम हुए हैं। मरीज जब कोई भी चीज को उठाता है या पकड़ता है, इस दौरान जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और मरीज को एकदम से एक्सपीरियंस होता है कि हाथों में दर्द बढ़ गया है, वीकनेस बढ़ गया है, और टिंगलिंग नमनेस भी आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जैसे ये प्रॉब्लम या दिक्कत बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हाथों की जो ग्रिप करने की या पकड़ने की जो पावर है वो कम होने लगती है। इसी वजह से पेशेंट को अपनी दिनचर्या की एक्टिविटी करने में मुश्किल महसूस होने लगती है, और इसी दौरान फिर जब पेशेंट्स है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। तो इसके कुछ खास कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम के। उसमें का जो पहला कारण है वो है हमारा ऑक्यूपेशन,
जी हाँ, जो लोग उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जिसमें हाथों का बहुत ज्यादा यूज है, जैसे कि टीचर, इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल्स जो माउस का अधिकतर यूज करते हैं, टाइपिंग टूल का अधिकतर यूज करते हैं, उनको भी कार्पल टनल सिंड्रोम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टमिक डिजीज है जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज मेलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, प्रेगनेंसी है या फिर ओबेसिटी है, ये कुछ कॉमन कारण है जिसके वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इन कंडीशंस में कार्पल टनल सिंड्रोम की होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि रिपीटेटिव एक्टिविटी। अगर आप ऐसे ऑक्यूपेशन में हो जिसमें आपको रिपीटेड एक्टिविटी करनी है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का वो बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेन। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी इंजरी हुई है जो रिस्ट के अराउंड थी, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है अगर आपको हाथों का, या फिर आपको आपके हाथ रिस्ट के जो जॉइंट से ये डिसलोकेट हो गए हो, ऐसे सिचुएशन में भी आप ज्यादा रिस्क में हो कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप करने के। तो ये थी बात कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पता कर सकते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम ही है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी देखने मिल सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जब दिक्कत होती है तब भी हाथों में चींटियां आती है, तब भी हाथ जो है वो कई बार सुन्न पड़ जाते हैं, नम पड़ जाते हैं। डायबिटिक रेडिकुलोपैथी अगर हुई है तब भी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फिर सही डायग्नोसिस होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप डॉक्टर की मदद लें। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, ये पता करने के लिए कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, क्या थे साइंस एंड सिम्टम्स। इसके ऊपर से बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं डॉक्टर को ये पता करने में कि इसका सही डायग्नोसिस क्या है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ फिजिकल टेस्ट, जैसे कि टिनल साइन एक टेस्ट होती है, वो करते हैं ये पता करने के लिए कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं। और कई बार इसके साथ ही साथ डॉक्टर जो है कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि एक्सरे, MRI स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट, इन तरीके के टेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि कार्पल टनल सिंड्रोम आपको आखिर में है या नहीं। करते हैं मैनेजमेंट की, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप आपके हाथों का यूज कम कर देते हो या फिर इस तरीके से मॉडिफाई करते हो जिससे आपके हाथों पे कम से कम प्रेशर आए, तो आपका जो चांस है, आपका जो ये कार्पल टनल सिंड्रोम की जो दिक्कत है वो काफी हद तक के ठीक हो सकती है। और कई लोगों में अगर आप ये माइल्ड केसेस में अगर आप जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हो तो बिल्कुल आपको और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसी से आप आपके कार्पल टनल सिंड्रोम के प्रॉब्लम को बिल्कुल ही ठीक कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसे सिचुएशन में फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी में बेसिकली एक्सरसाइजेस का यूज होता है जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जैसी एक्सरसाइजेस दी जाती है। कई बार दर्द और सिम्टम्स अगर ज्यादा हो तो इमोबिलाइजेशन यानी कि हाथों को एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे कि हाथों का बेल्ट, स्प्लिंट्स, इनकी मदद से हाथों को उस पोजीशन में रखा जाता है जिसमें नस पे कम से कम दबाव आए। इसके अलावा कई बार आपको फिजियोथेरेपी अगर काम नहीं करती है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, जहां पे डॉक्टर दवाइयों की मदद से आपके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट जब काम नहीं करता है तब सर्जिकल मेथड यूज की जाती है और कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए सर्जरी मेथड को ऑप्ट किया जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही पेशेंट बहुत ही अच्छे से और आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज इस प्रॉब्लम के रिलेटेड बहुत ही खास तौर पे बताना चाहूंगी कि कार्पल टनल सिंड्रोम को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी ये आपको ना हो, कुछ स्टेप्स लेके आप बिल्कुल भी ये पॉसिबल है कि ये बिल्कुल भी ये सिम्टम्स आपको आएंगे ही नहीं, आपको ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत होंगी ही नहीं। तो क्या है ये प्रिवेंटिव स्टेप्स, चलिए देखते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब भी आप आपका काम कर रहे हो जिसमें आपको हाथों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप
टाइपिंग करते हो या फिर आप माउस का यूज कर रहे हो, इस सिचुएशंस में आपका जो रिस्ट है उसको आप बन सके उतना स्ट्रेट रखिए। अगर आपका रिस्ट थोड़ा भी ऐसे उठा हुआ रहेगा ज्यादा देर तक के, तो जो नस पे दबाव ज्यादा पड़ता है और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी काम करते हो आपका रिस्ट ज्यादा रेज्ड ना रहे, और अगर रहता भी है तो थोड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए आपके कामों से, जिससे आपके हाथों पे उतना प्रेशर ना आए। कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हाथों में चींटी आना धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आपका जो काम है उस दौरान स्प्लिंट का मदद लें, हाथों के बेल्ट का मदद लें जो आपके हाथ को सही पोजीशन पे रखते हैं। इसको रिस्ट स्प्लिंट्स भी कहा जाता है। इसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक के प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरी चीज जो है वो है झटके से कोई भी हाथों की एक्टिविटी को अवॉइड करें। कई लोगों को आदत होती है जब वो बाइक वगैरह चलाते हैं तो एकदम से एक्सिलरेटर रेस करते हैं। ये जो एकदम फोर्सफुल मूवमेंट है, ये फोर्सफुल एक्ट है, ये बहुत बड़ा कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम का। अगर आप ये एक्टिविटी को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, तो आप काफी हद तक के इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर। अगर सर्दियों का भी और विंटर्स का भी इस पे इफेक्ट होता है। ये देखा गया है कि विंटर्स में कार्पल टनल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है वो ज्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। इसलिए हाथों में गर्माव रखना भी एक बहुत अच्छा तरीका है इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या फिर टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाता है, तो हाथों के जो मोजे आते हैं, जो वार्म मोजे आते हैं, गर्म मोजे आते हैं, उसको आप पहनिए, जिससे आपके हाथ गर्म रहेंगे, वार्म रहेंगे। इसके अलावा आप हाथों को थोड़ी गर्म सिकाई भी दे सकते हो, जिससे आपके हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा और आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। और जैसे मैंने कहा, आपका जो वर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। इसलिए आपके जो वर्क टाइप है, वर्क पैटर्न है, इस पे फोकस कीजिए। देखिए कहाँ कहाँ आपके हाथों पे ज्यादा प्रेशर आता है, कहाँ कहाँ बार बार आपको आपके जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, उसको मोड़ना पड़ता है। ऐसे कामों को अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो, किसी को डेलीगेट कर सकते हो, तो ये करने से आपको काफी हद तक के आपके सिम्टम्स बच जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम एक प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है। इसको आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हो, इसको होने से रोक सकते हो, तो क्यों ना रोके। थोड़े से छोटे छोटे स्टेप्स है अगर आप लोगे तो आप बिल्कुल ही इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव लगा। जरूर से लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाए। अगले हफ्ते के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कुछ कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए एक्सरसाइजेस जो आप प्रिवेंशन या फिर माइल्ड स्टेजेस में यूज कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।